ये एक रोमांटिक एड हो सकता था अगर स्वीट, चार्मिंग और गर्ल नेक्स्ट डोर divas आपसे प्यार से कहती, देखिए रोमांटिक मूवीज के ऐसे ऐसे और ऐसे कलेक्शन जिसे देख के आप ओए कितना कमजोर हो गया है। मम्मी को बोलो ना, मुझे बाहर नहीं देखना दे रही है। बच्चा है, उसे छोड़ दो, बाहर देखने दो। अजय आप चुप रहो जी, सुबह से कुछ नहीं खाया मेरे पुत्र ने। नृत्यंगो, ओए, बस नृत्यंगो, क्या? वांटी एक ही बोल दो। नृत्यंगो। ओए ये कौन सी भाषा है? ओए, मोटू, मैं आ रहा हूँ। ओ, पुत्र रुक जा। यार चाहे जो भी हो, जिंदगी नहीं रुकती। तभी तो राजधानी का अखबार गांव में सुबह तड़के फड़फड़ाता है और आसाम की चाय का असली स्वाद रोहतांग पास में आता है। रत्नागिरी का हापुस आम पटना में खास हो जाता है और अपना चेन्नई बनारस में पुण्य कमाता है। उडुपी की प्रिया तलशरी में कलरी पैटू सीखती है। फिरोजाबाद की चूड़ियां भोपाल में खनकती हैं और बेलगांव की लड़की सांगली में बसती है। तो जनाब, जिंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं। तो फिर आपकी गाड़ियां क्यों रुके? इसीलिए HP इंजन ऑयल्स। अलग अलग मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं रूपेश कश्यप जी। रूपेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया राहुल, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी टू योर चैनल। जी सर, आपने, अगर मैं आपके अनुभव की बात करूं तो आपने तकरीबन 17 से 18 साल का एक आपकी पूरी जर्नी है। उसमें आपने एडवर्टाइजिंग से लेके OTT प्लेटफॉर्म तक आपने बहुत काम किया है। 300 प्लस आपने एड फिल्म्स की हुई हैं। तो सवाल ये है कि कॉपीराइटर से क्रिएटिव हेड और क्रिएटिव हेड जो आपका हॉटस्टार पे आपने काम किया था, ये जर्नी जो आपकी रही, इसके बारे में आप हमें बताइए। शुरुआत से कैसे तय किया आपने? सो आप मुझे बहुत बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, तो आज ये लगता है कि थोड़ी जर्नी लंबी होगी, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको छोटी रखें, ठीक है, और मीनिंगफुल रखें। या ठीक है। सो बेसिकली शुरुआत, लिखने की जो शुरुआत हुई है मेरी, वो लिखने की शुरुआत बचपन से। घर में वो मैगजीन्स वगैरह आती थी, लाइक तमाम सारी चीजें आती थी, तो मैं पढ़ता था और पढ़ने का बड़ा शौक था। तो जब मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें खेल कूद रहे होते थे, तो मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैं किताबें, कार्टून की किताबें और वो सारी चीजें जो मिल जाती थी पढ़ता था, जो भी घर में अवेलेबल थी वो पढ़ता था। और वहां से मुझे लगता है कि धीरे 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 मैंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। और बिगिनिंग में राइटिंग की जो शुरुआत है, मैं समझता हूँ कि क्लास 7-8 से बाकायदा मैंने पोइट्रीज लिखनी शुरू कर दी और स्क्रिप्ट लिखे। सॉरी, क्लास 8 से नहीं, आई रोट माय फर्स्ट स्क्रिप्ट व्हेन आई वाज क्लास 4th और 5th, एंड आई आल्सो परफॉर्म्ड। मतलब मुझे परफॉर्म करने का भी, हाँ, तो वो, और उसमें पता है क्या, उसको मुझे आज भी याद है कि, और वो थोड़ा हिंदी और उसमें थोड़ा सा लोकल भाषा का मिश्रण था, और मुझे इतना तो समझ में नहीं आता था। तो जो मैंने सुना था उसके तरीके से कि दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, एक नेता है और एक है आम आदमी। तो मैं आम आदमी बना था, मेरे ही प्ले में मैं आम आदमी बना था और मैंने लिखा था। और मेरा और क्लासमेट था, वो नेता बना था। और ये हमारा स्कूल का एनुअल फंक्शन था। तो उसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कल्पना ये है कि भाई आप मकान कैसे बनवा लेते हो। तो मैं मिठाई इतना शौकीन हूँ, मिठाई का, स्वीट्स का इतना शौकीन हूँ उस समय, मतलब। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो लेंटर डालते हैं ना, जिसको छत बनाने, लेंटर, हाँ, तो बोलते हैं ना लोकल कि भाई, तो मैंने कहा कि ये जो लेंटर डाला है, रसगुल्ले के रस से मैंने डाला है, ठीक है। ऐसे ऐसी चीजें तो मुझे लोकल में बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। तो वैसा मैंने कुछ एक किया था, कुछ 4-5 मिनट का होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो काफी 4th या 5th क्लास में होगा। पहली बार स्टेज पे परफॉर्मेंस था और टीचर ने बड़ी शाबाशी दे दी और बस बात आई गई हो गई। तो वो मुझे लगता है कि वो बिगनिंग थी।
व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट और लुक बैक, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबकी शुरुआत होती है, वो बिगनिंग थी जो मुझे समझ में नहीं आया था, ऑब्वियसली उतनी सारी चीजें नहीं थी, एंड देन आई रियलाइज्ड होल थिंग, बिकॉज एक पर्सनल क्राइसिस लाइफ में आई उसके बाद, और मुझे लगता है कि उस क्राइसिस ने मुझे कंपेल किया लिखने की ओर, और वो लिखना जो है हीलिंग हो गया। When I wrote for the first time in my life 2-3 poems about my mother, in fact, so वो एक हीलिंग हो गई मेरे लिए, और वो उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गई, वो हैबिट पड़ गया, तो वहां से शुरू। हाँ बिल्कुल ही, राइटिंग वैसे भी बड़ा कैथार्टिक चीज है, प्रोसेस है, वो आपको हील तो करता ही करता है। व्हेन यू डायरी लिखो, और मुझे डायरी लिखने का शौक था शुरू से, मैं लिखता था, मैं बोलता कम था, लिखता ज्यादा था, मतलब अगर आप उस तरीके से देखें तो शुरुआत वहां से हुई लिखने की। और इस कदर मैं जब क्लास 12 में था, फिर इंजीनियरिंग की तैयारी, जो एक तरीका है, आप अगर देखें ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, और वहाँ के बच्चे, तो माहौल रहता है कि भाई तैयारी, तो इसके बाद क्या करने का इरादा है, तो मेरे कुछ एक फ्रेंड्स पटना चले गए, और हम लोग कुछ एक फ्रेंड्स इलाहाबाद आ गए, बिकॉज मैं बिहार में नहीं पढ़ाई करना चाहता था, और तब झारखंड नहीं हुआ था, हम लोग थे झारखंड में ही, बट वो बिहार का ही हिस्सा था, मेरे पापा वहीं पोस्टेड थे। तो और एक भवनाथपुर जगह का नाम है, आप सोचिए कि वो जगह उस समय सिर्फ एक ट्रेन रुकती थी, और वो भी उससे उतर के हम लोग, फिर गाड़ी आती थी फैक्ट्री की, फिर उससे हम लोग जाते थे जहाँ पे टाउनशिप था, जहाँ पे फैक्ट्री थी, और फैक्ट्री भी नहीं, इट वाज अ माइंस, सो इट वाज अ प्लांट, डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन प्लांट था, जो बोकारो स्टील के लिए बनता था, तो उसी का पार्ट था, सेल का ही पार्ट था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही हिस्सा था। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, जिसमें कि 10वीं में मैंने एक फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट लिखी थी, 10वीं क्लास में। बहुत मतलब यकीनन बहुत शॉक्ड है, क्योंकि 10वीं में एक सेंस होना, वो भी फिल्म का, और वो भी आपके जमाने का, बहुत पुरानी बात होगी, आई थिंक बहुत पुरानी बात है ना, मतलब पुरानी, आप ये समझ लो 87 की बात कर रहे हैं, 87 की, मैं 2-3 साल का था शायद। और फिल्म का नाम था, टाइटल था दोस्ती। तो दोस्ती फिल्म, और ये सारी चीजें स्वतः स्फूर्त थी, मतलब कोई मुझे आगे ब्रीफ नहीं देता था, बोलता नहीं था, तो घर में जो माहौल था, और दोस्त, और वो भी कैमरा, एक बंदे का कैमरा था हमारे क्लास में, एक बहुत ही रिच थे भाई साहब, तो उनके पास पहली बार वीडियो कैमरा दिल्ली से आया था, ठीक है, तो मेरे लिए रिसोर्स था यार, मेरे लिए रिसोर्स था, क्योंकि हमारे पास स्टिल कैमरा था, बट वीडियो कैमरा वाज लाइक बिग डील। तो आया, तो मैंने दोस्तों को पटाया, उसको पटाया, तो एक दिन, और हम जहाँ रहते थे बहुत खूबसूरत सी जगह है, आप समझिए कि डैम है, हिल्स हैं, ट्रीज हैं, तो हरियाली है, खेती है, तमाम सारी चीजें हैं। तो हमारा ये प्लान था कि यार ये, और डैम अगर मैं बोलूँ और प्लांट बोलूँ, तो बड़े बड़े डंपर्स चलते थे, ट्रक, लाइक कंप्लीट इंडस्ट्रियल, एक साइड में चीजें चल रही हैं, ठीक है, और एक साइड में लाइक गांव है, एंड वी वर बड़ी मजेदार, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, and that is how I got exposure of the true like अपना जो देश है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी एक जो एक्सपोजर था हमारा, कि हमें तो सारी सुविधाएं थी, हमारे पास 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी आती थी उस टाउनशिप में, छोटे से टाउनशिप में, लेकिन उसी बगल गांव में नहीं आती थी, बाजू के गांव में, जो जिस गांव से हम रास्ता हमारा होता था आने के लिए, वहां नहीं आती थी। सो कमिंग टू दिस फिल्म राइटिंग पॉइंट, तो लाइक ये मैंने दोस्ती करके लिखी, और मेरे दिमाग में फीचर फिल्म था वो, बट था एक पेज का। अच्छा, फीचर फिल्म का मुझे मायने पता है, ये भी बड़ी बात थी कि एक फीचर फिल्म आप लिख रहे हो एक पन्ने में। हाँ, मैं फीचर फिल्म उसको नहीं बोला उस समय, मैंने बोला फिल्म लिखी, फिल्म है, हाँ, और ऐसे ही होगा। और उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी मैंने की थी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा कॉस्ट्यूम नहीं थी, तो एक टी शर्ट बनाई थी, जिसमें टी शर्ट पे आगे डिजाइनर पैच लगता था, और स्टील के बटन आते थे, तो अगर 3 डिजाइनर पैच बना दिया आपने, तो वो आप उसको निकाल के चेंज कर दो, तो फिर वो एक तरीके से नया हो गया। सही है। सो ये सारी आइडियाज थे मेरे दिमाग में, और लिख के फिर दोस्तों से शेयर किया,
और प्लान बनाया कि चलो हम लोग जाते हैं शूट करने के लिए डैम के पास में। और मेरे ख्याल से हम गए भी और लौट के चले आए। जो आज के डेट में लोग रेकी करना बोलते हैं ना, कि पहले भाई जाके देख के, राइट? तो हम रेकी करने गए थे, उसी समय इतनी डांट पड़ी कि हमारा फिल्म का प्लान ही कैंसिल। वो 10वीं में आपकी पहली रेकी थी। करेक्ट। रेकी थी। तो राइटिंग के बीज वहां से थे। और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी मैं पार्टिसिपेट करता था, तो लिखा और जीता भी, तो एक हौसला। और मेरे हाई स्कूल में टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे स्कूल के भी, श्री पी.के. चौबे सर, तो उन्होंने बड़ा हौसला दिया, बताया कि ठीक कर रहे हो, अच्छा है, लिखते रहो, तुमको ये आता है, वो आता है, ठीक है। और वो फिर हिंदी में उस तरीके से मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। एंड जब इलाहाबाद आया, तो इलाहाबाद में तो मुझे वही चाहिए थी, साहित्य ही था इलाहाबाद में, और भर भर के सब जगह बहुत कुछ है, लेने के ऊपर डिपेंड करता है। तो था कि मैं साइंस का स्टूडेंट था, +2 हमने साइंस से हमारे हम लोग तीनों दोस्त थे, तो वहां से किए। और वो राइटिंग मैं पढ़ना बहुत शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते मतलब दोस्त बोलते थे कि बोर कर देते हो यार, ये कैलकुलस में कविता कहाँ से आती है। And I was not able to make sense of it to the people. मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था कि कहाँ से आती है, बिकॉज उनके लिए तैयारी कर रहा है भाई, मैथ्स है, कैलकुलस है, जहाँ पे बहुत क्लियर है कि 1 + 2 करोगे तो 3 होगा, राइट? कविता में क्या 1 + 2 = 3, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट somehow they also started enjoying it. तो वो राइटिंग की शुरुआत हो गई। फिर जितने राइटर्स थे इलाहाबाद से, जो नोटेड राइटर्स हैं, आप किसी को भी ले लो, मतलब आप हरिवंश राय बच्चन जी को ले लीजिए, आप निराला जी को ले लीजिए, महादेवी वर्मा को ले लीजिए। मैं महादेवी वर्मा के अंत्येष्टि में गया, जब मुझे पता चला तो बड़ा दुख हुआ मुझे, और मैं वहां गया शामिल होने के लिए कि कम से कम ये आशीर्वाद रहेगा, मुझे खुशी रहेगी कि मैं आया यहाँ पे। और कोई गाइड नहीं कर रहा था, ये आई थिंक सेल्फ ये सारी चीजें हो रही थी। तो इस तरीके से जितने नोटेड लोग थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, और उनको पढ़ने का मुझे मौका मिला। और फिर वहां से धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग नहीं करनी थी एक्चुअली, तो नहीं की इंजीनियरिंग, फाइनली आर्ट्स ही किया। हालांकि इंजीनियरिंग में एक जगह हो भी गया था, और बट लौट के भी आ गया। मुझे लगा कि नहीं करनी है, चीजें नहीं करनी। जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था, बट मोर देन जर्नलिज्म मेरा इंटरेस्ट था मास कम्युनिकेशन में, मीडिया में। आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई मीडिया। I always wanted to get into media and then figure out. तो जो ये जर्नी मैं बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो उस दौर में होते हैं, जो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दे गो थ्रू जनरली सो मेनी थिंग्स। और उसमें गूगल नहीं था। अब आप सोचिए कि गूगल नहीं था, तब भी यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज से लेके इंडियन यूनिवर्सिटीज में क्या क्या पढ़ाई होती है, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, मुझे पता थी, और मैंने पता करनी शुरू कर दी थी। तो उसी दरमियान मैंने कुछ एक मैगजीन्स निकलती थी यूनिवर्सिटीज की, हॉस्टल्स की, तो ये सब एक्टिविटीज इलाहाबाद में बहुत होती थी। तो ये क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं क्या? यस, ऑफ कोर्स, या +2 के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो विश्वविद्यालय के जितने भी छात्रावास हैं, अगर आप देखें तो हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ लिटरेरी एक्टिविटीज होती रहती है। वहाँ पे कुछ मौका मिला कि मेरी पोएम जिनको पता चला तो बोले कि अच्छा दे दो, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे फीचर कर दिया, फिर अखबारों में फीचर कर दिया। और कुछ एक मेरे सीनियर्स थे जो गाइड किए कि अच्छा तुम लिखते हो तो ठीक है, क्यों नहीं ये आर्टिकल लिखते हो किसी सब्जेक्ट पे, फिर देखते हैं। तो घिसाई बहुत हो गई वहाँ पे, कोशिश की उन्होंने, घिसाई कराई कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। बट आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई दिस थिंग्स। तो मुझे मजा आता था, एक्चुअली मुझे मजा आता था। और लिखना फुल टाइम चालू हो चुका था। पढ़ाई जो भी एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं साइड में, भटकना और पढ़ना और लिखना, ये तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में। मैंने इसे भटकना बहुत ही पोएटिक साउंड करता है अभी,
बहुत ही रोमांटिक साउंड करता है, बट वो भटकना अगर मैं आज की डेट में रिलेट करूं तो जो बच्चे लाइक लिटरली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कवरीज होती है। आप लाइक एक तो आप सर्च करते हो कोई चीज और एक आप डिस्कवर करते हो, तो दोनों जो चीजें हैं पैरेलल चलती है। तो वो मेरे ख्याल से वो दौर था, मेरा वही दौर था जो वो दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी। और बहुत कुछ संगीत मुझे वेस्टर्न म्यूजिक से भी काफी लगाव था। ऐसा नहीं था कि लाइक इंडियन सेमी क्लासिकल से उतना ही लगाव था जितना कि मुझे वेस्टर्न म्यूजिक। तो इस तरीके की राइटिंग जो है धीरे धीरे मेरी होने लगी। और एक बारी कादम्बिनी एक मैगजीन आती है, अगर आप देखें तो सुना होगा, कादम्बिनी एक साहित्य की मैगजीन आती है और बहुत पॉपुलर है उस साइड में, और बहुत ही गंभीर उसमें कुछ एक जो विचार होते हैं, थॉटफुल है बहुत, तो वो हमारे यहाँ आती थी। तो मेरे पापा जहाँ पोस्टेड थे तो न्यूज़पेपर देने वाला था, तो उनको आके बोले कि अरे आपका लड़का तो पोएट हो गया है। तो कभी हो गया, तो कभी वो भी कविताएं लिख रहा है। तो मेरी एक कविता छपी उसमें कादम्बिनी में। ओह अच्छा, ग्रेट। तो हाँ, तो वो छपी थी। तो और मैं एडवर्टाइजिंग भी उतना ही पसंद करता था। एड्स जो आते थे MTV और उन सब सारी चीजों पे, तो ये जो बहुत बाद की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से +2 के बाद की बात है, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो जब मैं आता था, घर पे लौट के आता था, तो वहां पे मेरे पापा ने पहली बार मुझे बताया कि तुम ये सारी चीजें करते हो, लिखते हो, तुम्हें पता है जिंगल क्या होता है? तो मैंने बोला नहीं, मुझे जिंगल तो नहीं पता है। वो जो गाते हैं, लिखते हैं, उसको भी कोई लिखता होगा ना, जैसे पोइट्री तुम लिखते हो, ठीक है, तो उसको जिंगल बोलते हैं। And he just said, like matter of factly, एक information pass। ये भी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने आपसे ये जिक्र किया आपसे। Correct। और eventually I wanted to join FTI, फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता था, बट हमारे यहाँ वही तो मैं बोलता हूँ कि ईस्टर्न यूपी और ये जो बिहार है और झारखंड है, जिस तरीके से विकास के मॉडल में आज अगर आप देखते हो, अब जहाँ वैसी जगह जहाँ पे न्यूज़पेपर भी एक दिन डिले आता है, सारी पुरानी खबर आप पढ़ते हो नेक्स्ट डे, और जबकि उसका डेट वहाँ का वही होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारी चीजें तो पीछे ही चलती है। तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब तो ऑप्शंस निकल गए, बट ये बात मेरे दिमाग में रह गई। और मुझे कभी कभी इन रेट्रोस्पेक्शन मुझे लगता है कि मेरे पापा को लग रहा था कि यार ये बाकी सब तो इंजीनियर है, राह लग जाएंगे, ये भाई सब तो पोएट हो गए, अभी लिख रहे हैं, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या। सही बात है, क्योंकि कविताओं से तो कोई पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरता। आई थिंक practically if you look at the whole thing, he might have thought of, I don't know, like whatever it was। तो उन्होंने ये बात कही, उसके बाद से मेरे दिमाग में बात रह गई, और मैं फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरा टारगेट नहीं था कि मास कम्युनिकेशन ही करना है और मुझे मीडिया में ही जाना है, ये बहुत क्लियर था। मतलब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं किरोड़ीमल कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हो गया था, बट वो हिंदी लिटरेचर में, बट हिंदी लिटरेचर में मुझे मास्टर नहीं करना था, मुझे मास कम्युनिकेशन या मीडिया से रिलेटेड पढ़ाई करनी थी। और दिल्ली बेसिकली मीडिया है, बट वो बहुत न्यूज मीडिया बेस्ड, नॉट अ वेरी क्रिएटिव इंडस्ट्री द वे इट इज इन बॉम्बे। तो बट वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था उस समय बॉम्बे आने का, तो वो वहां से शुरुआत हो गई। और मैंने लकीली मुझे जामिया में एडमिशन मिल गया। तो जामिया में एडमिशन मिला तो बहुत इस बात की खुशी हुई कि ये थोड़ा अलग कोर्स था, और वहां पे अगर आप देखें तो ये भी एक चीज थी कि जितने भी हिंदी के नोटेड प्रोफेसर राइटर्स थे वो सब वहां पे मौजूद थे। प्रोफेसर जामिया में, राइट? जामिया में, हाँ। अशोक चक्रधर हैं, असगर वजाहत हैं, लाइक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, कमलेश्वर आए थे, फिर जो ये सब फैकल्टी थे हमारे, मतलब आते थे हमें क्लास लेने आते थे। जो अभी जो हमारे टीवी सीरियल, इंडियन टीवी सीरियल या सोप ओपरा के पितामह जो कहे जाते हैं, उनका नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ, वो थे इनफैक्ट लाइक वो फैकल्टी मेंबर थे। तो ये जो मुझे एक्सपोजर मिला वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग था। एडवर्टाइजिंग से जनरली कोई नहीं आता था, बट एडवर्टाइजिंग था, एक मेजर कोर्स था हमारा, जहाँ पे कि
क्या कैसे अच्छे चीजें राइटर होती थे, हिंदी के अच्छे लोग, बड़े लोग थे। या मतलब स्टॉलवर्ट भी बोल सकते हो आप। बिल्कुल। बट द गुड थिंग वाज दे वर प्रैक्टिसिंग राइटर, दे वर नॉट जस्ट प्रोफेसर्स। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, थ्योरी में नहीं थी बहुत सारी नोन चीजें। राइटर थे, मतलब लोग जानते, Correct. दुनिया जानती है। लिखते भी थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, और लोग जानते भी थे और पढ़ा भी रहे थे। सो दिस कॉम्बिनेशन इज फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। एक प्रैक्टिसिंग जो प्रोफेसर होता है ना, वो अलग ही होता है, जो एक बिल्कुल। थ्योरी पढ़ाने वाला बंदा अलग था। तो वो एक्सपोजर वहां से मिला, और इस तरीके से मैं जर्नलिज्म में ऑलरेडी शुरुआत कर चुका था। बाय द वे, मैं इलाहाबाद से ही, एक बाइलिंगुअल मैगजीन है, तो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में ही तो इंटरव्यू वगैरह लेना शुरू कर दिया था। मेरे सीनियर थे, उनका नाम धीरज भारद्वाज है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो देन यू स्टार्ट डूइंग इट। तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा इंटरव्यू करने के लिए, केदारनाथ साहनी का। मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू, जर्नलिस्टिक इंटरव्यू था, जो केदारनाथ साहनी थे, वो भाजपा के दिल्ली इकाई के प्रमुख थे मेरे ख्याल से, और वो बुजुर्ग आदमी थे। अब जो भी स्टडी था, अगेन गूगल नहीं है, आप समझिए कि सब बिना गूगल के वाले दौर में हो रहा है। गूगल नहीं, तो जो स्टडी कर सकता था मैंने की, और इंटरव्यू करके आया मैं। एंड अच्छा था, मेरे लिए बहुत अच्छा था, और एडिटर को भी अच्छा ही लगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तब तक ये अनुभव हो चुका था कि जर्नलिज्म में लिखी कैसे जाती है चीजें, न्यूज को कैसे या इंटरव्यू को कैसे आप करते हैं। और जामिया में ये जो एक बहुत ही शानदार जो एक्सपोजर था, मोर देन लाइक एनीथिंग, आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत एक्साइटमेंट था मुझे। और उसमें आपको पता है कि जब प्रोफेशनल कोर्स कोई करते हैं, तो लाइक आपको इंटर्नशिप वगैरह के लिए भेजते हैं। बिल्कुल, राइट। सो ये उस समय का दौर है जब इंटर्नशिप वगैरह भेजने के लिए लाइक लोग कोशिश करते थे, इंस्टीट्यूट से। तो जामिया से मुझे एक इंटर्नशिप मिली मेरे 1st ईयर में, न्यूज में, जनसत्ता। क्योंकि थोड़ी सी जर्नी अभी बतानी बाकी है, क्योंकि ये प्रोसेस में मुझे समझ में क्या आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तो फिर जनसत्ता में मैं गया, और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि ये क्रिएटिव नई चीज है। ये जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, फिगरिंग आउट प्रॉब्लम्स, दिक्कत कहाँ पे है, समाज में समस्या क्या क्या चल है, रहा है, प्रॉब्लम्स। मोर देन समाज में क्या चल रहा है, समाज में दिक्कत क्या है, समाज या लोग क्या समस्या से गुजर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, क्या चीज हो जाती है, क्या घटना घटी जो कि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली न्यूज में बुरी खबर अच्छी मानी जाती है, ज्यादा वायरल होती है। अब आप समझिए, हाँ, बुरी खबर अच्छी मान जाती है, और ये आज की बात नहीं है, पहले से ही बात है। तो मुझे फिर वहाँ के जो न्यूज एडिटर थे, तो उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। बट मैं तो बहुत इंटरेस्टेड था उसके इस फीचर के लिए, लिटरेचर का जो फीचर था, साहित्य का जो फीचर था, जनसत्ता, वो जाना जाता था। इलाहाबाद में बड़ी मान्यता थी कि भाई उसका जो एडिटोरियल आता है, बहुत ही जबरदस्त था, बड़ा नाम था उस समय। और मंगलेश डबराल थे फीचर एडिटर। मंगलेश डबराल। मैं बहुत इंटरेस्टेड था उधर जाने के लिए, बट धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये लोग सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं, उसके सोल्यूशन की बात नहीं करते हैं। और मेरे अंदर मुझे लगता है कि व्हेन आई लुक बैक, आपने अब ये जर्नी ऐसी डाल दी है, तो मैं एकदम पीछे चला गया हूँ। तो मुझे लगता है कि यार मेरे अंदर था कि सॉल्व कैसे किया जाए किसी चीज को। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाली जो एटीट्यूड थी मेरी, वो मुझे कहीं ना कहीं वहां पे मुझे लगा कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है। ओके, बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। मैंने हालांकि इंटरव्यू कर लिए हैं, बहुत लोगों से मिल लिया है, तो राइटिंग ठीक है, उसमें कुछ ये गलत नहीं है। But personally, I was not, I didn't feel like that I belong to this whole thing. And especially, आप बहुत घिसो, आप वहाँ पे वो जूनियर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक बहुत ही एक तो ये आप देखें तो सामंतवादी व्यवस्था से आए हुए जो लोग हैं, हम लोग आज भी, वो हमारी सोच में कहीं ना कहीं झलकती है। तो अरे अभी तो तुम आए हो, अभी तो बहुत लंबा दौर है। भाई कितना लंबा दौर है, बहुत लंबा दौर है, मतलब कितना। तो ये सारी चीजें, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इतना दे दिया था कि हम अपनी बात के लिए स्टैंड कर सके, खड़ा हो सके, क्योंकि
हाँ उतना तो वो उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग ही रुतबा रहा होगा, आज भी है, लेकिन एक जमाना था, एक टाइम था उसका भी, मतलब इतना। मैं राहुल देखो, जमानत वो होता है जब आप अपने बचपन या अपनी जवानी को जमाना बोलते हो कि बड़ा अच्छा जमाना था। आई डोंट सी दैट वे। मैं ये बोलता हूँ कि वो भी अच्छा नहीं था यूनिवर्सिटी के लिए वो दौर। ओह अच्छा। अब मैं आपको डेविएट करूंगा, चूंकि आपने ये बात कही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी लिटरेचर था, एंसेंट हिस्ट्री थी विषय के तौर पे, और इकोनॉमिक्स था। ये 3 विषय थे मेरे, ठीक है। हिंदी लिटरेचर का एक भी क्लास मैंने डिपार्टमेंट में अटेंड नहीं किया। जिस यूनिवर्सिटी का कोर्स 50 साल पुराना हो, मैं नहीं मानता कि वो एक जमाने वाली बात है। फिर आप बिल्डिंग देखने जाते हो। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वहां से अक्सर पॉलिटिशियन निकलते हैं, वहां से अक्सर ये सारी चीजें, लोग तो निकल ही रहे थे। स्कूल और कॉलेज जो है ना, एक हद तक ही आपकी लाइक ये करते हैं, अनलेस एंड अनटिल की सचमुच में अगर आप एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो ये बड़ा टॉपिक है जो आपने छेड़ा है। एनीवे, हम उस पर बचाएंगे नहीं। बट यस, हैविंग सेड दैट आई रियलाइज, बिकॉज आई 3 यूनिवर्सिटी को देखने को मुझे मौका मिला था। 3 यूनिवर्सिटीज थी, इलाहाबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया। और प्लान तो ये था, सबसे पहले प्लान ये था कि भाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाएगा, ठीक है। बट वहाँ की सच्चाई जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ये नहीं करना है। अगेन वो पॉलिटिकल साइंस और ये सारी चीजें नहीं करनी है। और उनके यहाँ वो IMC का 1 साल का एक कोर्स होता था, तो उसका टाइम वो भी निकल गया था। आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड जस्ट डूइंग लाइक जर्नलिज्म का कोर्स। आई वांटेड टू डू अ मास कॉम वेयर एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड, स्पेशली मीडिया, क्रिएटिव वीडियो, फिल्म मेकिंग, उसमें इंटरेस्ट था। तो ये सारी जब न्यूज में बातें मुझे समझ में आई, तब तक दौर तो अपना मैं लिखना चालू, जो भी एक्सप्रेशन थे लिखना चालू था मेरा, जो भी अपने एंड पे मैं जो कर सकता था। और एडवर्टाइजिंग के लिए जो सब्जेक्ट था उसमें स्पेक एड्स लिखे जाते थे। तो बेसिकली प्रोसेस वही है आज भी, कि इफ आप एडवर्टाइजिंग पसंद करते हैं, आप फिल्में पसंद करते हैं, आप ले से पॉलिटिक्स पसंद करते हैं, कोई भी विषय या कोई क्षेत्र आप पसंद करते हैं, आपको फैसिनेट करती चीजें, तो आप उसको देखो कि हो क्या रहा वहां पे। सही। आप एग्जैक्टली देखो कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग में मैंने वही किया कि जो मुझे पसंद थे ऐड, अगर मुझे मौका मिलता कि मैं लिखूं उसको, तो मैं क्या लिखता, कैसे लिखता, और मैं कैसे लिखता था। तो इस तरीके से मैंने कुछ 10-20 एड्स लिख लिए, एक तो प्रोजेक्ट के तौर पे भी और फिर ऐसे भी लिख लिए जो मुझे पसंद थे, और मेरी जो समझ थी उसके हिसाब से मैंने लिखे। और ये आपको मैं बताऊं, बहुत ही जरूरी बात है, ये वो दौर था जब पीयूष पांडे एस्टैब्लिश हो चुके थे, प्रसून जोशी एस्टैब्लिश हो चुके थे, और ये देसी राइटर बन चुके थे लोग। अच्छा, ये 2000 की बात है, 99-2000 में ये सारे लोग जो है बन चुके थे, तो उस समय की बात है। तो नए जो राइटर्स आ रहे थे वो सिर्फ साउथ दिल्ली और साउथ बॉम्बे वाले नहीं थे, ये राइटर्स थे जिनकी जरूरत थी, वो जो छोटे शहरों से भी आ रहे थे, क्योंकि जो मार्केट है वो मार्केट एक्सपैंड हो रहा था। उस मार्केट को समझने से ज्यादा उसको जीने वाला बंदा चाहिए था। तो अगर मेरे जैसे लोग एडवर्टाइजिंग में आए और जो भी एक जर्नी है मेरी है, जो भी है, ये देन जाती है कि वो सोच बदल रही थी मार्केट की। सो इट वाज ऑलरेडी क्रिएटेड, द स्पेस वाज देयर इन फैक्ट, बट ये अवेयरनेस नहीं थी आमतौर पे। और मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था इलाहाबाद में ही, जब पढ़ाई के दौरान ही, तो एक साइंटून करके वर्कशॉप वहां पे हुआ था, और ये 2 लोग आए थे दिल्ली से। So basically whole idea was that कि साइंस और कार्टून को मिला के कैसे लोगों तक, आम लोगों तक साइंस की चीजें पहुंचाई जाए, दैट वाज द आइडिया। आप सोच सकते हैं मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उस वर्कशॉप में मुझे भाग लेने का मौका मिला। अब जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं स्केच थोड़ा बहुत करता था और जो चीजें लिखी थी।
तो ही गाइडेड मी, ही टोल्ड मी दैट कि आप यहाँ क्या कर रहे हो रुपेश, यू शुड बी, आपने जो किया है ये मेरे ख्याल से आपको किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाना चाहिए। एंड राहुल, आई मस्ट टेल यू, मीट इन योर लाइफ दोस काइंड ऑफ पर्सन जो एक फ्लैश में आते हैं, आपसे मिलते हैं, अता पता फिर आप नोट करते नहीं करते हैं वो अलग बात है, बट वो आते हैं, मिलते हैं और आपको दो चीजें ऐसी बोल के जाते हैं जो लाइक हाँ वो एक लाइट मिल जाती है, एंड स्पेशली जब आप ढूंढ रहे होते हो तो जरूर मिल जाती है। तो आई वाज अ सीकर, आई एम स्टिल अ सीकर एक्चुअली। तो वो बात उन्होंने जब मुझे बोली थी तो बोली कि जाके वहां पता करो आप, YMCA का नाम लिया, दिल्ली में जो 2-3 चीजें जगह थी वहां पे बताई, तो वो बात, उनकी बात मुझे ध्यान में थी। एंड देन मैं उभी चुका था लाइक जर्नलिज्म के टिपिकल तरीके से, स्पेशली हिंदी पत्रकारिता का। तो और मैं थोड़ा रिबेल टाइप का था कि ये जो बनी बनाई चीजें हैं उसको आप चैलेंज करोगे तब नई चीजें होंगी ना। सही बात। जरूरी नहीं है कि आप बनी बनाई चीजें इसलिए चैलेंज करो क्योंकि फैशन है, नहीं। वो अगर हेल्प नहीं कर रही है नई चीज लाने में तो आप चैलेंज करेंगे, और इसकी गुंजाइश नहीं थी वहां पे। तो मुझे लगा कि एडवर्टाइजिंग बेस्ट मीडियम है, और हालांकि उसको भी एडवर्टाइजिंग में ज्वाइन करते करते मुझे कुछ टाइम लगा, क्योंकि जैसे ही मैं पास आउट हुआ जामिया से मुझे सीरियल लिखने का मौका मिला और मैं लिटरली सीरियल लिखने लगा। और एक सीरियल बहुत ही जो विख्यात हुआ फिर कुख्यात हुआ। ओके कौन सा सीरियल था वो? इंडियाज मोस्ट वांटेड, शोएब इलियासी। ओके, आई डोंट नो वेदर यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। अच्छा, मुझे याद है। तो मैं एकदम फ्रेशर कॉलेज से निकला हुआ, बहुत वायरल था वो, तो बहुत वो आई थिंक वो लोग हाँ बहुत सब जानते थे इसके बारे में, लोग रीड करते थे उसका। हाँ, तो और उसका फॉर्मेट था अमेरिकाज मोस्ट वांटेड के ऊपर ही था, बेस था। तो वो फॉर्मेट बहुत अच्छा था क्योंकि रियल FIR पे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। मतलब मुझे याद है कि मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, फिर भी अभी शेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिल्ली के कनॉट प्लेस पे जो एक मस्जिद है, जो आप इधर जब जितने भी ऑफिशियल्स बिल्डिंग से ना जाने के लिए, भारतीय विद्या भवन के सामने एक्चुअली एक बिल्डिंग है भारतीय विद्या भवन, और उसके चौराहे पे एक मस्जिद है। उस मस्जिद में कुछ एक कमरे बने हुए हैं। शोएब इलियासी का राइटर्स रूम जो था ना वो था, वहां पे हम जाते थे उस मस्जिद में, बिकॉज he had to hide from the regular places because ऐसा था। तो राइटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वहां पे कोई नहीं आएगा, तो एक हाँ, तो लिटरल FIR आते थे और उसको आपको देखना होता था, फिर स्टोरी लाइक क्रिएट करनी होती थी, जो भी क्रिएटिव। सो इट वाज अ डॉक्यू ड्रामा फॉर्मेट। ये आपका पहला प्रोजेक्ट था ये आपका? ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था। दूसरा प्रोजेक्ट था, ओके। I did the first project for DD1 in fact, as a writer। और एक सीरियल लिखा मैंने, सीरियल की कहानी लिखी और कुछ मेरे ख्याल से 6-7 एपिसोड्स लिखे, फिर मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, एक्चुअली बिल्कुल ही मजा नहीं आया। मुझे लगा कि बहुत लाइक इंटेलिजेंट नहीं है ये। तो आप बहुत प्रिटेंड करने लगते हैं ना कभी कभी। हो सकता है कि मैं प्रिटेंड करता हूँ, बट वो लर्निंग के बाद से मैंने मेरी लाइफ में कभी प्रिटेंड नहीं किया। तो जब आप प्रिटेंड नहीं करते हैं और आप समाज में चारों तरफ सब लोग प्रिटेंशंस में जी रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। यू हैव टू बी रेडी टू फेस इट, बिकॉज मेरे लिए ये ऑप्शन बहुत क्लियर था कि जो मैं बोल रहा हूँ आई बिलीव इट। ओके, उसके लिए दूसरी तीसरी चीजें मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई माइंड डजंट वर्क दैट वे। सो एनीवे, तो वो एक्सपीरियंस था। मैं ये कहूँगा कि अच्छा बुरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था। और मुझे लगा कि यार अगर सीरियल या इस तरह की चीजें करनी है तो बॉम्बे जाना पड़ेगा। सही है। हाँ, मुंबई आना पड़ेगा, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। और तो फिर मुंबई आना तो नहीं हो पाया संभव। तो एक चीज संभव हो पाई कि मैंने एडवर्टाइजिंग में 1-2 लोगों को जानता था, तो उनके जरिए जो है मैंने बोला कि यार मुझे बताओ एजेंसीज में जाना है। तो नंबर निकालते थे, बकायदा कोल्ड कॉलिंग जाती थी, ठीक है, और एकदम खुलेआम बोल रहा था कि भाई ये मैं करता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता
ठीक है, तो कुछ लोग बुलाते थे, कुछ लोग नहीं बुलाते थे। एडवर्टाइजिंग की खूबसूरती है कि अगर आप क्रिएटिव डायरेक्टर्स को जानते हैं, है ना, तो जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं वो जनरली दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू मीट समवन न्यू। ओके, ये इस इंडस्ट्री की अच्छी क्रिएटिव इंडस्ट्री की आई वुड से दैट यू नो कि they are open, you know, like so they would love to meet with someone new, क्योंकि advertising is all about, you know, like how you're doing it, you know, in a new way। नया क्या कर सकते हैं आप? हाँ, नए तरीके से क्या कर सकते हैं। देखिए, नया तो नया एक बहुत ही अपने आप में चीज है, बट जनरली ठीक बात आपने कही कि नया क्या कर सकते हैं, नए तरीके से क्या कर सकते हैं। तो ये दौर लंबा था मेरे लिए एक्चुअली। अच्छा। हाँ, ये दौर लंबा था और दिल्ली के सड़कों पे भटकने का काफी मौका मिला, बट उसमें पढ़ने का भी बहुत मौका मिला। आप सुन पा रहे हैं मुझे? बीच में वीडियो आपका स्टक हो गया था। हाँ, ये भी नेट का प्रॉब्लम था। जी, अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ, तो आप यहाँ से कर लेना। हाँ, मैं उसको एडिट करूँ जी। तो राहुल, ये जो अगर आप देखें तो वहां से लंबा दौर था, संघर्ष कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि क्लैरिटी नहीं थी मुझे, यू नो, लाइक आई वाज इन टू माइंड्स दैट यू नो कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए टेलीविजन सीरियल या फिर इस तरह का, या फिर मुझे लिटरली जो मैं करना चाहता हूँ करना चाहिए। और उसमें बहुत ये बात क्लियर होती जा रही थी कि यार एक्सप्रेस ही करना है ना, तो न्यूज़पेपर में भी छपना चाहिए मामला, टेलीविजन पे भी छपना चाहिए, रेडियो पे भी छपना चाहिए। और ये जो है आईटीओ तो दिल्ली में है ना, तो जहाँ पे ऑफिस था इसका, तो जब मैं एक दिन ऑफिस से निकला शाम में, तो वॉक करते करते जब मैं चलते चलते ये थॉट मुझे आ रहे थे, अब बात सिर्फ अखबार की नहीं होनी चाहिए, बात अखबार, टेलीविजन और रेडियो की होनी चाहिए, मास कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। और लकीली देन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर रेडियो एज वेल। ऑल इंडिया रेडियो युवा वाणी जो कार्यक्रम होता है वहाँ पे, उसके लिए भी लिखा मैंने, वहाँ पे भी जाके करने लगा। तो चूंकि कोर्स का हिस्सा था, एक्सपोजर था, तो ये सारी चीजें सीखने का भी मौका मिल रहा था, मैं कर ही रहा था। तो फाइनली एडवर्टाइजिंग एक एजेंसी में हो गई बात, फ्रीलांस के तौर पे ही हो गई बात। वो हेड स्टार्ट नाम है उस एजेंसी का, दिल्ली में है वो, अभी भी शायद होनी चाहिए क्योंकि वो उस जमाने में तो फेमस थे, वो सदा जी थी। तो उनको कुछ एक चीजें जाके मैंने दिखाई और उन्होंने बोला ठीक है, बस हाथ पकड़ा मेरा लिटरली। उनको दो चार चीजें मैंने सुनाई, हाथ पकड़े, बोले कि आ जाओ आप, चलो करो, दिखाओ। So this is how I got the first advertising, you know, like assignment and project, you may say that. तो वहां से, और वो ब्रीफ था, मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि मेरी पहली लाइंस थी। राजदूत मोटरसाइकिल थी, एंड इनफैक्ट यू नो उस समय राजदूत मोटरसाइकिल अब धीरे धीरे फेड आउट हो रही थी, बिकॉज वो हाँ, बट फिर भी जो अभी गोविंदा उसका ब्रांड एम्बेसडर था, उसके पहले गोविंदा के पहले धर्मेंद्र पाजी थे। एक जमाने में बड़ी दमदार और मैंने कंज्यूमर रिसर्च किया उसके ऊपर, आप समझिए कि, और जबरदस्त। मैं अगर इनसाइट बताऊं तो लोग हिल जाएंगे कि लोग कैसे परसीव करते हैं किसी चीज को। एंड दिस इज वेयर आई गॉट टू नो दैट यू नो द पावर ऑफ ब्रांडिंग। आज के डेट में ब्रांडिंग अगर मैं बोलूं तो लोग बोलते रहे ब्रांडिंग, you know, like it might sound negative these days, but brand अपने आप में वर्ड खराब नहीं है, बट हम कहीं ना कहीं सब ब्रांडिंग यूज करते रहे हैं। ओके, और अब हमारी जितने रिलीजन है, इनसे बड़ा ब्रांड क्या हो सकता है, आप बताओ। सही बात है। ब्रांड है ये, यू स्टैंड फॉर, यू फॉलो देम, यू नो, लाइक आप कुछ हो जाए तो उसके लिए लड़ाई कर लेते हो, दैट्स अ फैन फॉलोइंग। सो आज के टर्म में अगर मैं यूज करूँ तो So I got to know about brand and all, and then there I wrote lines. तो मैंने लिखी थी लाइन, पहली लाइन थी राजदूत मोटरसाइकिल फौलाद की औलाद। अच्छा, ठीक है।
और इस लाइन पे जो ओनर थे इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला कि भाई और लिखो, और मुझे मजा आने लगा। फौलाद की औलाद, यस। फिर उसके बाद फिर उनके ट्रैक्टर, आयशा ट्रैक्टर्स का अकाउंट था, तो उस पे भी तो अच्छा। एक और जो चीज है मुझे दिल्ली में मैंने जो जानी और समझी कि मैं दिल्ली से तो था नहीं, मैं इलाहाबाद से आया था। अच्छा, मैं आया भी था तो मैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप से आया था, गांव से नहीं आया था, ठीक है। बट लोगों को क्यों लगता है दिल्ली में या शहर में कि अच्छा उधर से आया है तो खेती के बारे में तो जानता ही होगा। नहीं, गांव से आना, कोई खेत खलिहान वो तो पता ही होगा ना, ये तो मतलब गांव से ही आया ना। दैट्स अ परसेप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, ये परसेप्शन। तो उन्होंने बोले कि ट्रैक्टर देखा है। मैंने कहा ऑफ कोर्स ट्रैक्टर देखा है, बहुत करीब से देखा है। हाँ बिल्कुल देखा है, चलाया नहीं है बिकॉज बट देखा तो जरूर है। तो बोले कि हाँ तो काम इस पे करोगे आप? मैंने कहा ऑफ कोर्स करेंगे। तो फिर उस तरीके से पोजीशनिंग लाइन, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप पोजीशन कैसे करते, ये कॉपी राइटिंग का ही हिस्सा है। कॉपी राइटर का काम सिर्फ स्लोगन लिखना नहीं होता। कॉपी राइटर का काम होता है प्रोडक्ट को समझना और उसको पोजीशन कैसे करे उस भाषा में जो आम लोगों की भाषा है, जो लोग उसको चलाते हैं उनकी भाषा है। और एडवर्टाइजिंग में ये बात बहुत जरूरी है कि आप एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आप रैंडमली नहीं बात कर सकते। मतलब कविता में लिखता हूं, आपको कविता अच्छी लगी, ठीक है, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई लखनऊ में है, कोई इलाहाबाद में, कोई दिल्ली में, ठीक है, एज ग्रुप भी अलग अलग है, कोई भी क्लास भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज इट अपील्स टू द ह्यूमन फीलिंग्स, राइट? बट एडवर्टाइजिंग डज द सेम थिंग बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। So there is a rule of science and art in advertising. So these were the exposures, like ये थोड़ी चीजें मुझे, और I used to love talking to the people because journalism का था मेरा था कि मतलब किसी से भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे कभी भी। वो था कि लोगों को समझना। जब आप भाषा लिखते हो, आप भाषा की पकड़ रखते हैं, आप कोई भी भाषा आप जानते हैं मेरे ख्याल से, तो आप सिर्फ भाषा ही नहीं जानते, उस भाषा की संस्कृति जानते हैं, उस समाज की संस्कृति जानते हैं, समाज को जानते हैं, लोगों को जानते हैं आप। बिल्कुल, ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। एंड आई हैड दिस like huge interest in all these things, not just like कि स्लोगन लिख दिया तो हो गया। तो कंज्यूमर रिसर्च में भी मैं उतना ही इन्वॉल्व होता था। तो ये सब मौका मुझे मिला जहां से ये चीजें, और वो मैं ये कहूंगा कि उनके से वहाँ हेड स्टार्ट हुआ मेरा। ओके, इस तरीके से जो प्रोजेक्ट मिले, और उसके बाद फिर दूसरी एजेंसी जो थी मेरी वहाँ पे दिल्ली में है, जेके क्या तो नाम है, नाम भी भूल रहा हूँ, काफी पुरानी बात है इसलिए शायद। हाँ, तो पुरानी बात नहीं है, I'm just little like I'm not very good with names, मतलब मुझे लगता है कि आगे की चीजें याद रखते हैं। तो anyway, तो वहाँ पे माध्यम करके एक एजेंसी थी जो दिल्ली की थी, और वो बहुत अच्छी एजेंसी थी, लोकल, अच्छा काम कर रही थी, उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी लोकल मार्केट पे, they were known for it। तो मेरे एक दोस्त के जरिए, संजीव गुप्ता केशरी नाम है एक दोस्त का, तो उसके जरिए मुझे ये मौका मिला वहां पे जाने का। बोला कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो तुम if you just go and see, and when I met with the director, creative director, in fact उनको काम दिखाया तो उनको काम अच्छा लगा। उसके बाद फिर बातचीत जो है धीरे धीरे शुरू हो गई, और ये बातचीत जो शुरू हो गई तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे, और वहां से एक प्रॉपर जो जर्नी जो एडवर्टाइजिंग की जो शुरू हुई, वो आप समझिए कि प्रॉपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जर्नी लियो बर्नेट पे आगे खत्म होती, बॉम्बे लियो बर्नेट पे। ओके, ये है like इन मतलब मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल जो जर्नी है राइटिंग की और एडवर्टाइजिंग की, लिखने की, तो ओवरऑल ये सारी जर्नी, बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए। आपने तो मुझे सचमुच उस जमाने में भेज दिया, अभी बहुत मुश्किल है
तो खींच के आपको ही निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। स्पेशली जिसके लिए हम आज यहाँ जुड़े हुए हैं, वो एक सवाल था जो कई लोगों ने मुझसे पूछा और ये कहा भी कि कभी आपको मौका मिले तो आप पूछिएगा कि नए लोग जो हैं वो आपको एक अच्छा खासा अनुभव है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। एज ए क्रिएटिव हेड आपने काम किया हुआ है डिज्नी, जो आपका स्टार हॉटस्टार पे। हाँ, तो कैसे अप्रोच कैसे करते हैं, एक नया इंसान कैसे अप्रोच करेगा एक चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो प्राइम हो या हॉटस्टार हो, कोई भी हो? अप्रोच करने का सबसे पहले आपके पास कोई चीज, अगर आप राइटर के तौर पे अप्रोच करना चाहते हैं, आई थिंक बिल्कुल आप राइटिंग के टर्म्स में ही बात एज ए राइटर या एज ए राइटर अपनी फिल्म को या अपनी वेब सीरीज को या अपने किसी प्रोडक्ट जी। तो अगर किसी ने कुछ लिखी हुई है चीजें, तो देखिए दो तरीके हैं जनरली इंडस्ट्री में यहाँ पे जो फॉलो करते हैं। एक तो आप डायरेक्ट चैनल के संपर्क में हो, वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है, क्रिएटिव डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग टीम। जो टेलीविजन में प्रोग्रामिंग टीम होती है, उसका काम भी यही होता है, नॉट एग्जैक्टली यही सिर्फ होता है, और भी काम है। तो एग्जैक्टली वही प्रोग्रामिंग टीम का काम जो है टेलीविजन का, जहाँ पे कि स्क्रिप्ट्स को देखना, पढ़ना, फीडबैक देना, अपने जो एक स्लेट बनना है चैनल का, जो पर्टिकुलर ब्रांड है, चैनल भी एक ब्रांड है, राइट? बिल्कुल। स्टार इंडिया में अगर मैं देखूं, स्टार प्लस एक ब्रांड है, एक अलग तरीके से वो चीजों को करता है, तो कलर प्लस अलग तरीके से, उसी तरीके से नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, अमेजन प्राइम है, यू नो, या और फूट ले लीजिए आप, या फिर एमएक्स प्लेयर आ गया है अभी। तो ये अगर आप देखें, इन सारे अपना अपना ब्रांड है, तो उनके अपने स्लेट्स होते हैं कि हमारे स्लेट में, एक साल के स्लेट में हम इस तरह के कंटेंट करने वाले हैं, राइट? तो ये एक चीज होती है। दूसरा एक प्लेटफॉर्म हो गया जो इसको आप अप्रोच करते हैं, इस कंटेंट डेवलपमेंट टीम को आप अप्रोच कर सकते हैं। उस पर मैं आता हूँ कि कैसे करते हैं। बिल्कुल। दूसरी जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, दे लिटरली प्रोड्यूस कंटेंट। आप समझिए, ये इंडस्ट्री में सिर्फ दो चीजें चल रही हैं, एक है प्लेटफॉर्म और एक है कंटेंट प्रोड्यूसर। ठीक है? तो कंटेंट जो प्रोड्यूसर है वो बाहर है, वो सिस्टम के साथ नहीं है, क्योंकि जब मैं सिस्टम के साथ रहूंगा तो आजादी खत्म हो जाती है। इसीलिए वो बाहर है, इसीलिए वो सरवाइव कर रहा है, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कहीं पे भी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ, इस सब जगह बात लागू हो जाती है। तो बहुत सारे स्टूडियोज हैं जो बॉम्बे में हैं, दिल्ली में भी मेरे ख्याल से अभी तो है ही। तो ये सारे स्टूडियोज जो हैं राइटर से मिलते हैं, उनसे लेते हैं, स्क्रिप्ट लेते हैं और वो भी पिच करते हैं। अगर उनको स्टूडियो को पसंद आ गई, वो जो लाइक इंडिविजुअल जो स्टूडियोज चलाते हैं लोग, उनको पसंद आ गई, उस प्रोड्यूसर्स को पसंद आ गई, तो फिर वो चैनल को पिच करते हैं। तो ये दो तरीका है, ठीक है, चैनल तक जाने का। और चैनल इन द सेंस आई एम सेइंग द प्लेटफॉर्म्स तक जाने का, चाहे हॉटस्टार, आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम, व्हाटएवर। रही बात कि आप एक राइटर कैसे अप्रोच करें, प्लेटफॉर्म्स को अगर अप्रोच करना है तो, या फिर प्रोड्यूसर को अप्रोच करना है। प्लेटफॉर्म्स को आज की डेट में अप्रोच करना इजी है, क्योंकि वो इजीली उनके लाइक डिटेल्स अवेलेबल हैं। नेट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप लिंक्डइन पे भी जाएंगे तो इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी, ईमेल आईडी मिल जाएगी। बट उनका एक क्राइटेरिया, उस डिपार्टमेंट के, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है। उसके लिए आपको अपनी स्क्रिप्ट, अगर आप राइटर हैं और आपने लिख ली है, बाउंडेड है स्क्रिप्ट, बाउंडेड उसको बोलते हैं कि लिख के छप के एक किताब की शक्ल में आ गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट स्क्रीन राइटिंग, राइट? स्क्रीन राइटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉवेल है ना। बिल्कुल, ठीक है। नॉवेल अगर किसी ने लिखी और उसका भी स्क्रीन राइटिंग कराना चाहते हैं तो किताब ही भेज देते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे राइटर्स भेजते हैं, किताब डायरेक्टली भेजते हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस राइटर ने किताब नहीं, स्क्रीन प्ले लिखी, कहानी लिख दी स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट में, जो भी उसको लगता है, तो सबसे पहला जो उनको काम करना चाहिए, अब उस काम को पहले रजिस्टर कराना चाहिए। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन इंडिया है बॉम्बे में,
या फिर कॉपीराइट। दिल्ली में जो है तो आप जो कॉपीराइट होता है दोनों लोग अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं बिना रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट, लाइक चैनल या कोई भी सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, वो प्रेफर नहीं करते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस इवन मैं भी जब मुझे लोग अभी, चूंकि आई एम आल्सो क्रिएटिंग एंड क्यूरेटिंग कंटेंट, तो मैं इंसिस्ट करता हूं कि पहले आप रजिस्टर करा लें, उसके बाद ही मुझे बताएं। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी राइटर्स के लिए कि वो पहले तो रजिस्टर कराए अपने काम को, क्योंकि देखिए काम कोई भी सब्जेक्ट आइडियाज जो इंडस्ट्री में आप आए दिन अक्सर सुनते रहते हैं कि मेरा आइडिया ले लिया और यहाँ से तो चोरी है, ये फिल्म में कोई पैसा लगाता है तो ये बहुत जरूरी है कि आपका कंटेंट जो है वो आपका अपना है और ओरिजिनल है आपका। करेक्ट, ओरिजिनल के साथ साथ आपका रजिस्टर किया हुआ हो, तो जब अगर कोई क्लेम करे तो आपके पास ये बात होनी चाहिए कि आपने पहले रजिस्टर कराई थी। ठीक है, और उसका एक और मैं टिप दे देता हूँ यहाँ पे कि आपने अगर रजिस्टर नहीं कराया है तो सबसे पहले आपने अगर कोई चीज लिखी तो खुद को ही मेल कर, खुद को मेल कर लीजिए। हाँ, बेस्ट थिंग दैट यू डू इट, लाइक वो भी कंसीडर किया जाता है लीगली जब कोई भी चीज जाएगी तो। बट हाउएवर लाइक दिस इज standard rule I'm telling you that you should be people should be doing that for sure। रही बात अब अप्रोच कैसे करें, तो अगर आप वहां पे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो किसी भी चैनल पे, अगर आप इवन मैं देखूं तो डाइस मीडिया भी जो है एक चैनल है जो यूट्यूब पे उनके चैनल्स बनाते हैं, they are also looking for the script writers or new ideas and all, and they also meet with new people, but सब इंसिस्ट यही करते हैं। तो एक एनडीए साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एक एग्रीमेंट होती है जो साइन होता है कि आप ये चैनल पे जाएं या फिर आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो वो एग्जीक्यूटिव का काम ही यही होता है कि वो आप अपने आइडिया भेजा, पहले आपने साइन किया, सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके वो फॉर्म भेजेंगे खुद। यू गॉट इन टच विद देम, you got the email ID, okay, and email ID is not a big deal, this is getting those, because they are actively involved on all the social platforms, because they are also actively seeking new people, new writers, and that is the brief to them as well, because ये अभी इंडस्ट्री पिछले 4 सालों में अगर आप देखें तो ठक करके लाइक बढ़ गई है। मैं तो इसका हिस्सा हूँ 2015 से, जब हॉटस्टार ज्वाइन किया था, और ये मुझे पता ही था कि होना ही होना है ना, ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि अमेरिका में या बाहर सब जगह हो चुका था, स्पेशली अमेरिका में। तो ये अब ग्रोथ, जो नया ग्रोथ है, और हमारे से जो हमारा इतना बड़ा देश है जो एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये तो था ही, और आज लोग मुट्ठियों में भर भर के सारी चीजें कर रहे हैं, और अभी दौर अभी आएगा, अभी बहुत इंटरेस्टिंग दौर आएगा। बाई आई थिंक इन आने वाले 2-3 सालों में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन कितना प्लेयर है, कौन कितना नहीं है, वो सब होगा। बट इससे अच्छी बात यह हो गई कि जो राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जिस जमाने में मैं सिर्फ सोचता था, कर नहीं पाता था, अब ये बात आ गई कि करने की बारी है, आप कर सकते हो। तो आज की जो जनरेशन है कर सकता है। बट उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो राइटिंग, 2 तरह के राइटर्स हैं, ठीक है। एक राइटर है जो कि नया राइटर है, रॉ है, आइडियाज हैं, लिख डाली है उसने, ठीक है, उसको फॉर्मेट नहीं पता कि कैसे लिखी जाती है, उसने प्रैक्टिकली नहीं पता। और एक राइटर वो आ रहा है इंडस्ट्री में जो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा कहने का मतलब कि जो टेक्निकली पढ़ के आया है, उसको पता है फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कैसे सारा कुछ कैसे होना चाहिए, पिच कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं पिच कर सकते आप। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड शो बाइबल। बिल्कुल, शो बाइबल, यू हैव टू क्रिएट शो बाइबल। कैरेक्टर आर्क क्या होता है, स्टोरी आर्क क्या होती है, फिर आप पहला पायलट एपिसोड जो लिखा है आपने, पूरी स्क्रिप्ट जो लिख दी है, उसके बाद बाकी के एपिसोड्स कैसे होंगे, बाकी का सीजन कैसा हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी सब आपने लिखी है उसकी कहानी। तो एक टोटल एक आइडिया, एक प्लेटफॉर्म को टोटल आइडिया चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, राइट। इसमें देखिए कोई इमोशन नहीं है, वो बिजनेस है। सही बात। मैं कहानियों के व्यापार में हूँ, तो ये मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन सी कहानी बिकेगी, कौन सी कहानी नहीं बिकेगी, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना समझना। तो दोनों तरह के राइटर मेरे ख्याल से अप्रोच कर सकते हैं।
या दैट्स इट। अगर जिस आप जिस किसी- नए राइटर, यहाँ एक सवाल ये आता है कि जिस नए राइटर को ये नहीं पता कि हाउ टू पिच, उसको अपना सब्जेक्ट पिच कैसे करना है, जो कि वो टेक्निकली उसने लिखा अच्छा है, उसका कंटेंट अच्छा है, उसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन उसको नहीं आता कि हाउ टू पिच, वो फिर कैसे वो काम कैसे करेगा? दो चीजें हैं, पिचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, और ये एक बारी में नहीं आता है यार। मुझे तो इतने साल हो गए देखते देखते, तो एडवर्टाइजिंग में रहते रहते तो हमने भी सीखा है धक्के खा के। बिकॉज एडवर्टाइजिंग की एक सबसे अच्छी विशेषता ये है इंडस्ट्री की, स्पेशली क्रिएटिव इंडस्ट्री में, अगर आप क्रिएटिव हैं तो उसमें ये बहुत क्लियर है कि आपको रिजेक्शन फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए। बिल्कुल। I always say that, that I have made my career out of rejections. राइटर वो नहीं होता जो एक बार में लिख दिया फिर दोबारा ना लिखे। राइटर वो होता है कि इसको लाइक क्या रिजेक्ट किया तो मैं दोबारा भी लिख सकता हूँ। तो एपेटाइट जो है ना, वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत एक राइटर हूँ, इतने रिजेक्शन फेस करने के बाद। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट हाँ। तो जहां तक बात है कि एक राइटर को, आपका सवाल ये था ना कि कैसे, हाँ, अगर वो नया है तो पिच कैसे करे, नहीं आता कि पिच करना है। हाँ, तो वो दो तरीका हो सकता है, या तो जिसको जानता है, जिसपे ट्रस्ट करता है, ठीक है, जानकार है। अब सारे स्क्रिप्ट डॉक्टर भी हैं, मेंटोर भी हैं आज की डेट में, तो 2-4 वर्कशॉप ज्वाइन कर ले, 2-4 वर्कशॉप कर ले। बिकॉज आज की डेट में एक अच्छी बात यह हो गई कि ग्लोबल टीचर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और आप वहां पे बिल्कुल ही, आपको अगर मौका मिलता है तो वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए। किसी को अगर पर्सनली जानते हैं आप तो उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि पिच करने के लिए आपको शो बाइबल बनाना बहुत जरूरी है। तो आपने कहानी लिख दी है, आपने लेट्स से दैट कि आपने 6 एपिसोड पूरी कहानी लिख दी है, 6 एपिसोड में डायलॉग सब कुछ लिखा हुआ है। अब उसको इनकैप्सुलेट कैसे करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि 6 एपिसोड कोई सामने वाला बैठा नहीं है, उसके पास इतना टाइम नहीं कि पूरा 6 पढ़ने एपिसोड के लिए। सुनेगा। हाँ, बिल्कुल, सुनने के लिए या पढ़ने के लिए, एग्जैक्टली। उसको चाहिए लाइक 3 पेजर चाहिए, 2 to 3 पेजर चाहिए कि एटलीस्ट वो जिस समझ में जाए आ जाए उसको, और फिर देन कि वो बोले कि आप पूरा भेज दो। हालांकि मेल पे जब सब लोग मंगाते हैं तो मेल पे आज की डेट में बहुत सारे लोग ये पूरा ही मेल कर देते हैं, ताकि बोले कि अच्छा अब मैंने तो सभी दे दिया आपको, बट वो जरूरी नहीं कि हेल्प करे। It will not help, like, or I would say it might not help. So कोई साइंस नहीं है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में कुछ बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी 3 साल 2 साल से कर रहे हैं, ये सीख ही रहे हैं। इनफैक्ट मैं जब उनसे बात करता हूँ तो मेरे को तो टाइम्स मीडिया में जो थी, तो सर आपको ही इतना पता है, मैं क्या बताऊं। तो मैं समझ गया कि ठीक है, सो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने अगर पूरा एपिसोड लिखा है और किसी को पिच लिखना है तो शो बाइबल का फॉर्मेट अवेलेबल है इंटरनेट पे। शो के इंडियन शोज के नहीं मिलेंगे। देखिए, हम एज ए इंडस्ट्री हम बहुत बड़े हैं, बट हम बहुत कंजूस लोग हैं, कल्चरली बहुत कंजूस लोग हैं। हमको ज्ञान शेयर करने में डर लगता है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज इतनी है कि कोई भी इंडियन आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती है, अगर हॉलीवुड की स्क्रिप्ट अवेलेबल है तो ये क्या बॉलीवुड की नहीं हो सकती? उनका तो पूरा, आई थिंक उनका तो पूरा एक लाइब्रेरी है पूरा नेट पे। वो लाइब्रेरी है और स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कोई सी भी। हाँ, बिल्कुल मिल जाती है, राइट, आप इजीली मिल जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स का अगर आप शो बाइबल मिल जाता है इंटरनेट पे, आप किसी भी इंडियन शो का निकाल के देखो, फीचर फिल्म्स का देखो, स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। और वो क्योंकि सॉरी टू से दैट, आई मस्ट से दैट, ये गुबार भी है, निकल जाए तो अच्छा। बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में ना लोग भगवान है, they behave like a god. I'm not just talking about film industry, I'm talking about entertainment industry. तो वो ये mindset की बात कर रहा हूँ मैं। I'm not blaming for like a particular person. It's not about individual, it's a mindset that the people start behaving like a god, that मैंने 2 चीजें कर ली, अभी अरे तुमको बालक को बताएंगे। तो भाई हम तो इलाहाबाद से आए हुए हैं, अभी हमको
और बनारस से हूँ मैं, तो वहाँ पे हर आदमी एक दूसरे को गुरु बोलता है। कोई चेला नहीं है बनारस में भाई साहब। अच्छा। हाँ, का गुरु, क्या हाल चाल क्या है, है? मतलब मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, बनारसी में बोले तो कोई हाँ। चेला नहीं बोलता। तो यार गुरु जगह है, तो ये बातें जगत में सब देख के चुप रहना पड़ता है, क्योंकि फिर ठीक है, लाइक इफ यू डोंट नो एनीथिंग यू शुड बी लर्निंग फॉर श्योर। तो ये इंडस्ट्री का इश्यू मैं ये कहूंगा कि एक है जो अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। बट एक और चीज जो अच्छी हुई है कि कुछ जो लोग हैं वो आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग, देयर आर चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस हैं, कहीं कहीं कुछ फीस है, लेकिन एक masterclass.com है, आप जाएं तो हॉलीवुड के जितने जो स्टॉलवर्ड्स हैं, राइटर्स हाँ, हैं या बिल्कुल। डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, दे ऑल आर अवेलेबल ओवर देयर, राइट। सो अभी इंडिया में भी वो बिजनेस फॉर्मेट शुरू आ कर गया दिया, है शुरू जहाँ कर पर लोग दिया। काम कर रहे हैं, शुरू। I know I will not take those names. In fact, I had this idea in my और- mind, like while I was in Pakistan. मेरे खुद दिमाग में ही था कि ये चीज करनी चाहिए। Coming to the point, पढ़ना 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 बिना स्टडी के नहीं होगा। तो आपको रियली यू हैव टू स्टडी and then figure out, you have to watch, you have to see, and then you have to create your own book, in fact, so एक जो फॉर्मेट है आपको इतना एक्सपोजर हो जाता है कि आप समझ में आ जाता है, तो पिच नहीं तो फिर आप किसी कोलैबोरेशन में करें, मिल के लिखें, साथ में लिखें, लाइक बहुत बड़े राइटर्स का एक राइटर्स की टेंडेंसी भी होती है, क्रिएटिव लोगों की टेंडेंसी होती है कि अपने ही पास रखना है, मतलब शेयर नहीं करना है किसी से, मेरा बच्चा है, मेरा बेबी है। बट आप ये जान लीजिए कि कलेक्टिव आर्ट में मेरा बच्चा कुछ नहीं होता। सही है। कलेक्टिव आर्ट है, फिल्म मेकिंग इज अ कलेक्टिव आर्ट, कोई भी चीज जिसमें कि बहुत सारे लोग मिल के उसको शेप करते हैं, तो यस राइटर की बहुत बड़ी भूमिका तो होती ही होती है। और इसके जरिए दो चीजें हुई हैं इंडस्ट्री में कि धीरे धीरे राइटर आने लगे हैं, अच्छे राइटर्स आने लगे हैं। कभी कोई कमी नहीं थी कि राइटर्स की कमी है या एक्टर्स की कमी है, ऐसा कभी था नहीं। हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि 130 अरब करोड़ 130 करोड़ के देश में ऐसा नहीं हो सकता, लाइक और आबादी में तो हम हमेशा से ही आगे रहे, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। इट वाज जस्ट प्लेटफॉर्म की शोकेस कैसे करें, लोग पहुंचे कैसे लोग, उसकी कमी थी। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन ने वो ब्रिज किया है, गैप कम किया है। अब प्लस बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स में भी उसने गैप को कम कर दिया है कि आज की डेट में लाइक छोटे शहर में बैठा बंदा टिकटॉकर हो गया। हालांकि टिकटॉक तो हम लोग बाय बाय बोल रहे हैं और अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, बट yes, having said that, आप इस तरह के टैलेंट को बाहर आप मास में तो नहीं डाल सकते, आपकी कहानी जो लिखी हुई है, क्योंकि that is your capital, you have invested your time into it, so that's the money for you, right? As a writer, what else you have? आपकी राइटिंग ही तो वही, तो उससे जो भी होना है वही होगा। So I think this is how I look at it, that कि आप प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपको, और वैसे जो राइटर्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप दिक्कत हो रही है तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। I'll be more than happy to like help and contribute. जी।